एक नई शुरुआत। आज मेरा नया जन्म हुआ है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं एक खुशमिजाज जिंदा दिल लड़की कब इतनी निस्वार्थी और असुरक्षित हो गई पता ही नहीं चला। मैंने तो उसे हमेशा प्यार किया था और अपने रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की, पर अब लगता है कि मैं रिश्ता संभाल नहीं बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी। रिश्ता तो कभी था ही नहीं, प्यार तो कभी था ही नहीं। जो कुछ भी था बस स्वार्थ था। उसका स्वार्थ जो मुझे ऐसा घाव दे गया जिसके निशान मेरे मन और शरीर पर दोनों पर रहेंगे हमेशा, हमेशा के लिए। अभी मैंने स्नातक किया ही था कि मेरी शादी की बात चलने लगी। रिश्ते की एक मौसी ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेजा कि माता पिता मना ही न कर सके। वह मुझे देखने आया तो मुझे दिल में डर के साथ साथ एक गुदगुदी भी हुई। हमें कुछ देर एक दूसरे के साथ बिताने के लिए छोड़ दिया गया। अवी, हाय, कैसी हो? मैं भी, जी अच्छी हूँ। आप कैसे हैं अवी? कुछ देर पहले तक तो ठीक था, पर लगता है अब दीवाना हो चुका हूँ। तुम्हारा न चाहते हुए भी मुझे हंसी आ गई। मैं खुद को रोक ना सकी। अवी, कितनी तुम्हारी कॉलेज के लड़के तो इस हंसी पर जान देते होंगे। मुझे क्या पता, मैंने कंधे उचकाकर कहा। अवी, उफ, ये शादी, मैं तो फिदा हो गया। लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे। हमारे परिवार को भी रिश्ता मंजूर था। स्वान फान 1 महीने के भीतर ही मैं ससुराल पहुंच गई। दिन भर की थकान से कब सो गई पता ही नहीं चला। रात में रवि ने झकझोर कर उठाया। अभी आवाज़ लगा, हमारी सुहागरात है और तुम सो रही हो। क्या अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से बिछुड़ने का गम खाए जा रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनसे भी ज़्यादा प्यार करूँगा, उसने हंसकर कहा। पर यह मजाक मुझे भेद गया। मैंने कहा, ना तो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने गुस्से से कहा, अभी इम्पॉसिबल, आजकल तो बदसूरत से भी बदसूरत लड़की का चक्कर चल रहा है। फिर तुम कैसे बच गई? तुम तो ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती नहीं रही हो। कोई बात नहीं, पति और पत्नी के बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। मेरी भी कुछ गर्लफ्रेंड्स थी, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ और तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के विषय में बताओ, ताकि कभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्लैकमेल ना कर सके। आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी, अच्छा बाबा, सॉरी, तुम सती सावित्री हो, पर मैं तो सत्यवान नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर अब मैं वादा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा। उसने मुझे गला लगा लिया और कुछ प्यार भरी बातें की, जिससे मेरा गुस्सा जाता रहा। शादी के 1 महीने बाद मैं पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। शुरू शुरू में इस तरह के ताने सुनकर लगता कि ये सामान्य बात है। शायद सभी पति अपने पत्नी के पुराने आशिकों को लेकर इनसिक्योर होते हैं, पर फिर धीरे धीरे अभी तुम उसी समय छत पर कपड़े सुखाने क्यों जाती हो जब सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाला लड़का पढ़ाई करने छत पर जाता है? अभी वो सुबह से शाम तक छत पर ही टहल टहल कर पढ़ाई करता है। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और वो मुझे 5 साल छोटा है। अभी तो तुम्हें उसकी उम्र भी पता है, यानी कि तुम मोहल्ले वालों से बात करती हो मेरे मना करने के बावजूद, और तुम्हें तो छोटे लड़के ही पसंद है ना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अभी जाने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं, प्लीज़ मुंह खोल दो अपनी, मैं तो भी सुनूं। तुमने ऐसा क्या देख लिया कि जिससे तुम्हारे दिमाग में ये बात घर कर गई? अभी तुम्हारे मायके में भी तो आता है एक मैं, सोनू, वो मेरा छोटे भाई की तरह है। मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। अभी, जरूर ऐसे मुंह बोले भाई बहन बहुत देखे हैं उसने मुझे झिड़क कर कहा। बात आगे न बढ़ाने के उद्देश्य से मैं हमेशा चुप हो जाती और शायद मेरी चुप्पी की उसे मेरी स्वीकृति लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उसे यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। मैं अपने घर जाती तो वहां से भी मुझे कठपुतली की तरह नचाता। अभी, कहाँ हो? मैं घर पर। अभी, आवाज़ तो गाड़ियों की आ रही है। क्या तुम कहीं घूमने निकली हो? अपने आशिकों से मिलने गई होगी। मेरा घर सड़क के किनारे है, यहाँ गाड़ियों की आवाज़ नहीं तो क्या सुनाई देगा? अभी, यार तुम तो बुरा मान जाती हो, मैं बस मजाक करता हूँ। अच्छा, घर पर हो तो सासू माँ से बात करा दो। मैं जानती थी वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए माँ से बात करना चाहता है कि दिन भर कहीं गई तो नहीं। मेरी भोली माँ उसे बता देती कि मुझसे मिलने सोनू आया गया, या मैं अपने घर के बगल में रहने वाली फ्रेंड के घर गई
और ये बातें दिन रात मुझे सुनाई जाती। मैं मायके जाने से डरने लगी। मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए जाते और रिकॉर्ड किए जाते थे। अड़ोस पड़ोस की औरतें से भी बात करने की मनाही थी। अव्वल तो मायके जाने के लिए नहीं मिलता, या जाती थी तो पति के साथ जाओ और उसी के साथ वापस आओ। मैंने जब अभी से कहा कि मैं अपने बच्चे को संभालने के लिए तैयार नहीं, इसलिए माँ नहीं बनना चाहती, इस बात के लिए उसने मेरी माँ, मेरी चाची और मेरी मौसी सबको फ़ोन मिला डाला। अभी माँ जी, आप ही बताइए, क्या मैं आपको इतना निकम्मा लगता हूँ कि अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता? मल्टीनेशनल कंपनीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे परिवार वाले भी बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। आखिर घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये कहती है मैं माँ नहीं बनना चाहती। कहीं मैं अपने घर वालों को ये बता दूँ, हड़कंप मच जाए। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के विषय में कोई भी गलत धारणा बनाए, इसलिए मैंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। वो हमेशा मुझे दोषी ठहराता, खुद मासूम बन जाता। मेरी माँ, मौसी और चाची सब ने मिलकर मुझे यही सलाह दी कि पहले बच्चे को लेकर तो ससुराल में सभी बहुत आशाएं होंगी, उन्हें मत तोड़ो। और आखिर मैं गर्भवती भी हो गई। यूँ तो मेरी सास कभी मुझे फ़ोन नहीं करती थी, पर जब भी करती तो बस यही ताना मारती कि मैंने उनका बेटा उनसे छीन लिया। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा कैसे और कब किया। उस दिन पड़ोसन की एक भली औरत जो कभी कभी मुझसे हाल चाल ले लिया करती थी, वह मेरे घर आ गई। रीमा भाभी। अरे नीतू, तेरा कौन सा महीना चल रहा है? मेरा छठा भाभी। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगी। अभी तो अक्सर घर पर रहता है नहीं, ऐसे में कभी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकता है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अभी का नेचर तो बहुत ही अच्छा है। वह तो मुझे भाभी बोलता है और बड़े प्रेम से पेश आता है, वरना यहाँ दिल्ली में किसके पास किसी से हंसकर बात करने की फुर्सत है। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। अभी, नीतू, आज कोई आया था क्या? सिंक में पड़े चाय नाश्ते के कप प्लेट को देखते हुए अभी ने पूछा। मैं? हाँ, बगल की रीमा भाभी आई थी। अभी, क्यों, तुमसे मना नहीं किया था ना कि दिल्ली के बहुत धूर्त और चालाक होते हैं। ये सब औरतें दुष्ट, चरित्रहीन और मूर्ख हैं, इनसे दूर रहो। और उस रीमा का तो पड़ोस में रहने वाले लड़के से अफेयर चल रहा है। ये बात सारा मोहल्ला जानता है। पति के जाते ही उसे घर बुला लेती है। और फिर मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले भी बताया था कि वो तो मुझ पे लाइन मारती है, फिर भी तुमने उसके जैसी औरत को घर में बुलाकर चाय नाश्ता करवाया। मैं पर वो तो आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी और मुझे प्रेग्नेंट देखकर कह रही थी कोई ज़रूरत हो तो बताना। अभी, अच्छा, मेरी तारीफ़ तो करेगी ही, मुझे फंसाना जो चाहती है। क्यों, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल मुझसे बेहतर रख सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कोई आ जाए तो क्या भगा दूँ? अभी, हाँ बिल्कुल भगा दो। तुम्हारे पति मैं हूँ, वो नहीं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से फालतू मेल जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की औरतें सब शराबी और बदचलन, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भोली भाली पत्नी भी उनके रंग में रंग जाए। नीतू, तुम बहुत सीधी और भोली हो। तुम्हें मैं दुनिया की बुराइयां से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ी सख्ती बरतता हूँ। कोई बात नहीं, पर आज के बाद वो औरतें आए तो बाहर से ही उसे हालचाल देखकर कोई बहाना बनाकर बाहर से ही भगा देना। ये कहकर उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से लिया और मेरे माथे पर चुम्बन दिया। जब तक मैं तर्क देती, वो मुझे इसी तरह से निस्वत कर देता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो नाराज़ ना हो, दुखी ना हो और परेशान ना हो। मेरी माँ भी मुझे फ़ोन करती तो मैं गिनी चुनी बातें करके फ़ोन जल्दी से रख देती। रीमा भाभी को भी मैंने बाहर से ही टकराना शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने भी हार मान ली और मेरे घर आना छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोर बेल बजी तो अवीन के आने का समय नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन होगा, कहीं रीमा भाभी तो नहीं। दरवाज़ा खोलते ही एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, पर कुछ याद नहीं आया कि ये कौन है। अरे नीतू, मैं प्रिया, तेरी बचपन की फ्रेंड भूल गई या मेरा नया रूप देखकर कंफ्यूज हो गई? उसने उसी चिरपरिचित अंदाज में मटक कर कहा। प्रिया, मैं तेरे बचपन की सहेली थी। हम एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़े थे। हमारे घर भी आसपास ही थे। हमारा बचपन और
किशोरावस्था एक दूसरे के घरों में ही बीता है। उसने उसे देखकर गले लगाने की तेज इच्छा हुई, पर औपचारिक मुस्कुरान देकर मैंने डरते हुए उसके भीतर आने के लिए रास्ता दिया। प्रिया, वाह यार, घर तो बहुत बढ़िया है। तेरा पति खूब कमाता होगा, वरना दिल्ली शहर में अपना घर होना कोई छोटी बात तो नहीं। और कैसी है तू? बैठ, मैं चाय ले आती हूँ। मैं जल्दी से जल्दी उसे टरकाना चाहती थी। प्रिया, क्या यार, क्या अब हम इतने दूर हो गए हैं कि तू मुझे मेहमानों की तरह चाय नाश्ता करवाएगी? मैं खुद बना लूँगी, तू यहाँ बैठ मेरे पास। प्रिया ने मुझे खींचा और सोफे पर पसर गई। वो मुझे अपने दिल्ली शिफ्ट होने की कहानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। प्रिया, नीतू, क्या बात है? प्रिया ने मेरा हुड़ा हुआ रंग देखकर कहा। मैं कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं। मैंने साफ झूठ बोला। प्रिया ने मुझे गले लगा लिया। मुझे झूठ बोलना उसे तुझे लगता है कि तू बच पाएगी, पर तू नहीं जानती, तू कांप रही है। ये एस्ट्रोलॉजी के लक्षण है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर की बेटी हूँ, भूल गई? पापा ने यहीं एक किलिंग शुरू किया है। मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पहले भी तेरी दिल में झांक सकती थी। तुझे पढ़ने के लिए मुझे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं। मेरा रोका हुआ बांध टूट गया और मैंने वैधानी में उसे सब कुछ बता दिया। प्रिया, ये लोग परजीवी की तरह होते हैं जो दूसरे का खून चूसकर जीते हैं। हैरी पॉटर याद है ना? हम दोनों साथ ही देखने गए थे। उसमें डेमेंटस या दम पिशाच की तरह ये लोग भी जब तक हमारे आसपास रहते हैं हमारी सारी खुशियाँ चूसते रहते हैं और बस दुख भरी यादें ही हमारे पास रह जाती हैं। पर दम पिशाच जब आपके आसपास ना हो तो आप बेहतर फील करते हैं, जबकि नर्सी सिस्टर तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी खुशियाँ चूस सकते हैं। तेरी माँ को कुछ शक था, इसीलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने तेरा पता मुझे दिया और कहा कि मैं तुझसे कभी कभी मिल आया करूँ। अभी तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी भी समय है। क्या तुझे इस माहौल में जन्म देनी है? मैंने ऐसे लोगों को करीब से देखा है। एक बार बच्चा हो गया तो इस जाल से निकलना और भी मुश्किल होगा। जब कभी तू इनसे दूर जाना चाहेगी तब समाज में दूसरी औरतों तुझे यकीन दिलाएगी कि बेटा अपने बच्चे का मुंह देखकर भी जी जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तब तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, पर यकीन मान, तू इंतज़ार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चों में उनकी माँ के प्रति जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का सही समय है। कम से कम तू अपने बच्चे की नज़रों में तो नहीं गिरेगी। मैं क्या करूँ? मैं फट पड़ी। प्रिया, करे फैसले लेने होंगे। तू अपने पति पत्नी नहीं बल्कि उसका भोजन है। वह वैम्पायर की तरह तेरे खून पर जी रहा है। तुझे खुद को मजबूत बनाना होगा और उससे पीछा छुड़ाना होगा। तुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। इस नर्क से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ हैं। तू मेरे घर में चल, तुझे अपने पापा के क्लिनिक में जॉब दिला दूंगी। वो तुझे धमकियाँ देगा, डराएगा, बुरा भला कहेगा, पर वो खुद बहुत कमज़ोर है। यकीन मान, तेरा डर ही उसे ताकत दे रहा है, वरना वह किसी खरगोश को भी नहीं मार सकता। प्रिया ने बहुत देर तक मुझे नर्सिंग सिस्टर की कहानियाँ सुनाई और मुझे अपने पति से तलाक लेकर नया जीवन शुरू करने का सुझाव दिया। मैं उसी समय अपना सामान बांधकर वहाँ से चली गई। उसके बाद शुरू हुआ मेरे और मेरे परिवार के दिल भयंकर त्रासदी दौड़। वो भी दिन भर मेरे घर वालों को और मुझे धमकियाँ देता। इस बीच में एक बच्ची की माँ भी बन गई। मैंने उसका फ़ोन ब्लॉक कर लगाया, पर प्रिया ने हटवा दिया, यह कहकर कि उसकी धमकियाँ कोर्ट में उसके खिलाफ काम आएगी। अभी मैं तेरे और उसकी नाजायज़ औलाद को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं नौकरी छोड़कर सन्यासी जाऊंगा, ना कमाऊंगा ना काम करूंगा। फिर तू कैसे मुझे कंप्रेशन से ले सकेगी? मैं तुझे कंप्रेशन नहीं चाहिए। मैं म्यूचुअल सस्पेंस के लिए तैयार हूँ। बस तू मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूँगी। अभी तू और तेरी बेटी दोनों करके पेट पालेगी। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्गति होती है। तेरी बेटी को भी हम लोग हमेशा बुरी नज़र से ही देखेंगे और बड़े होते होते वो भी तेरी तरह गंदी बन चुकी होगी। अभी भी वक्त है, लौट आओ। नीतू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना कई पति अपनी पत्नियों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं
हो सकता है मैं कभी कभी तुमसे सख्ती बरतती हूँ, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वो मेरी भी बच्ची है, उसे अपने पिता का प्यार मिलना ही चाहिए। मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूँगा। वो अचानक गर्म और अचानक नरम हो जाता, ऐसे रोने का लगता कि पत्थर भी पिघल जाए, पर मैं नहीं पिघलती। मैं अभी कुछ देर पहले ही तुम्हें शोर से नाजायज़ पुकारा था। इतना सुनते ही वो अपनी लैंग्वेज पर उतर आया। उसे मेरी न बर्दाश्त ही नहीं होती। अभी चीखता रहा और मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया। फ़ोन मैं नहीं काटती थी क्योंकि प्रिया के अनुसार उसकी धमकियाँ कोर्ट में हमारे फेवर में काम आएगी। आज तलाक के पेपर्स हाथ में लेकर मैं बता नहीं सकती मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। आज की कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।